नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बस्ती के ऐसे शख्स को लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से जो अलग-अलग क्षेत्र में कार्य कर रहा हो। आज हमारे साथ जुड़े हैं जीआईसी में अध्यापन का कार्य करते हैं और काफ़ी बच्चों को ये इन्होंने पढ़ाया-लिखाया और बच्चों की तकदीर इन्होंने बदल दिया। तो आज हम शिक्षा पे लेकर बात करेंगे इनसे कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा पर क्या होना चाहिए और इसका भविष्य क्या होगा जो बच्चे आगे जा सके। तो हम ढेर सारे सवाल का जवाब हम सर से करेंगे और हम आपको सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। सर हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका परिचय और दर्शकों को बताइए अपने बारे में। धन्यवाद शंभुनाथ जी। आप तो पहले ही बताए हैं कि मैं जेएससी में राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में शिक्षक हूँ। मेरा नाम उदय भान सिंह है। तो सर हमारे सवालों का सिलसिला अब शुरू होता है सर। सर शिक्षा का मूल्य और महत्व क्या है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ। ऐसा है, देखिए, शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, एक ऐसा यंत्र है, ऐसा अभिकरण है जिसके माध्यम से मनुष्य सशक्त बनता है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, बस केवल एक अंतर है कि मनुष्य के अंदर तार्किकता है, तार्किक क्षमता है, और पशुओं के अंदर तार्किकता नहीं है। इसी तार्किकता की वजह से मनुष्य का मूल्य बढ़ जाता है, और जब उस तार्किकता के लिए शिक्षा रूपी यंत्र का प्रयोग करके उस तार्किकता को और अच्छा बनाया जाता है, तो मनुष्य का जिंदगी और बेहतर बन जाता है। इसलिए शिक्षा वह अभिकरण है जो मनुष्य को मूल्यवान बना देता है। सर क्या आप इस वर्तमान शिक्षा पद्धति से आप संतुष्ट हैं? वर्तमान शिक्षा पद्धति से तो हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। उसका मूल कारण ये है कि शिक्षा वर्तमान समय में रोजगार से जोड़ दिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य रोजगार से जोड़ दिया गया है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य मानव निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कतई रोजगार नहीं होना चाहिए। शिक्षा से सक्षमता बढ़ती है, शिक्षा से सशक्तिकरण होता है। अगर शिक्षा व्यक्ति को सशक्त बनाती है, सक्षम बनाती है, तब तो शिक्षा, वर्तमान शिक्षा पद्धति ठीक है। लेकिन अगर शिक्षा से मनुष्य सशक्त नहीं बनता है, केवल रोजगार का एक माध्यम बनाने के लिए शिक्षा को ग्रहण करता है, तो मैं तब ऐसे शिक्षा पद्धति से संतुष्ट नहीं हूं। और वर्तमान में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आज इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री खुल गई हैं, इंस्टीट्यूट के माध्यम से डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री खुल गई हैं, और ये क्या नाम है, अधिकारी बनाने की फैक्ट्री खुल गई हैं। और खास तौर से लोग इसको शिक्षा को इसी से जोड़ के देखते हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर मनुष्यता चली जा रही है, मनुष्य एक मशीन होता चला जा रहा है, और जो है शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है मानवता पैदा करना, वो कहीं गौण हो गया है। आज शिक्षा से केवल पैसा उपार्जन का तरीका सीखा जा रहा है, मानव निर्माण की प्रक्रिया गौण हो गई है। यद्यपि ये होना चाहिए कि शिक्षा से मनुष्य मानव बने। लेकिन सर आए दिन देखा जा रहा है कि जो असहाय निर्भर बच्चे होते हैं जिनका आर्थिक मतलब बैकग्राउंड जो होता है वो काफ़ी मतलब ढीला होता है। बच्चे इस स्थिति में माँ-बाप दाखिला नहीं कर पाते हैं स्कूल में पैसों की वजह से। इस पर आपके क्या विचार है, राय है? हाँ, शिक्षा की प्रक्रिया जटिल है, महंगी है। इस चीज को मैं मानूंगा कि शिक्षा जो है सरल होनी चाहिए, इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हर व्यक्ति तक शिक्षा सरलतम ढंग से पहुंच जाए, क्योंकि शिक्षा से ही मानव का निर्माण होना है। तो इसलिए इतनी सरल होनी चाहिए कि हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच जाए। वर्तमान शिक्षा पद्धति में ये तकनीकी दोष है, राजनैतिक दोष है, सिस्टम का दोष है कि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। यद्यपि आपको मालूम है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी मुझे 2 बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। उन दोनों बच्चों की पढ़ाई के खर्च से मैं खुद व्यक्तिगत स्तर पे आहत होता हूं। तो सोचिए, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जिसके पास आमदनी का कोई ठोस मजबूत आधार नहीं है, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाएगा। तो मैं ये तो चाहूंगा इसमें कुछ ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन हो जिससे हर व्यक्ति तक शिक्षा का स्रोत पहुंचे, जिससे हर व्यक्ति का निर्माण हो, क्योंकि यही मनुष्य को सशक्त बनाता है। सर अब जानकारी हमें ये चाहिए कि हमारा अगला जो सवाल है, आप किस विषय के अध्यापक हैं? आपको मैं बताऊं, मैं भूगोल का प्रवक्ता हूं, और भूगोल ही मैं पढ़ाता हूं। तो सर इस पर थोड़ा-सा भूगोल के बारे में हमारे छात्राओं को बताएँ।
देखिए, भूगोल को तो लोग जानते हैं कि केवल दुनियादारी के बारे में जानकारी, पर्वत, पठार, मैदान, पृथ्वी के हाँ, बारे ये में। सब नॉर्मल ये सब जानते हैं, लेकिन इसका बेसिक जो है इसमें क्या ऐसा चीज़ है आपको इसका जो कास्टिंग होता है, क्या इसमें ऐसा जो है जो आपको खास लगता है? मैं बता रहा हूँ, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे बताने का तात्पर्य, लोग सामान्य अर्थों में भूगोल को यहीं तक लेके जाते हैं कि जो है पर्वत, पठार, मैदान, नदियों का वर्णन इसमें होता है या जलवायु का वर्णन होता है, लेकिन भूगोल इससे हट करके, भूगोल के अगर दर्शन पक्ष में आप जाएंगे तो भूगोल मनुष्य को मनुष्य बनाता है। भूगोल मनुष्य के मानसिक सॉफ्टवेयर को चेंज करता है, उसका व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है, उसके जीवन में बदलाव आता है। ठीक है, तो भूगोल को इन अर्थों में ना देखा जाए कि ये केवल छोटे बड़े देशों, उल्टे सीधे देशों और स्थल समुद्र इत्यादि का ही वर्णन करता है, बल्कि यह मनुष्य को मनुष्य बनाता है। इसकी दार्शनिकता बड़ी गहरी है। कभी कभी चर्चा हम लोग इस विषय पे भी करेंगे। तो सर इस समय जो वर्तमान में जो शिक्षा है इसमें गुण और दोष बताइए दर्शकों को। वर्तमान शिक्षा पद्धति में तो मैं अभी आपको बताया कि देखिए, एक तरफ चल रहा है, मनुष्य का निर्माण दो चीजों से होता है। एक तो शिक्षा जो यंत्र का काम करती है, और दूसरा विद्या। विद्या आप सुने होंगे, संस्कृत का एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, जी, जी, कि विद्या से विनम्रता प्राप्त होता है, शिष्टता, शालीनता प्राप्त होता है। मनुष्य का जो निर्वहन होता है, मनुष्य का जो जीवन चलता है अच्छे ढंग से, वो शालीनता, विनम्रता, शिष्टता से चलता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में यही दोष है कि मनुष्य को शिक्षित तो बना देती है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाती है। कहीं भी पूरे हम सिस्टम में देख रहे हैं, संस्कार देने की कोई प्रक्रिया वर्तमान शिक्षा पद्धति में नहीं है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि बच्चे आज मशीन की तरह पैसा कमाने वाले यंत्र तो बन जा रहे हैं, लेकिन अच्छा बेटी बेटा नहीं बन पा रहे हैं, अच्छे नागरिक नहीं बन पा रहे हैं, अच्छे सभ्य समाज के अंग नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम तरह के डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं। परिवार का विभाजन हो रहा है, घर घर में, परिवार परिवार में तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। और जो आज जो समाज में आतंकवाद और तमाम तरह के संकट पैदा हुए हैं, बेरोजगारी या शिक्षा और तमाम तरह के संकट पैदा हुए हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो दोष है इसी कारण से पैदा हुए हैं। आप एक अर्थ में समझ जाइए कि कभी भी किसी भी देश को कानून के शिकंजों से नहीं केवल चलाया जा सकता है। कानून का अपना रोल है, शिक्षा कानून के माध्यम से चलती है, शिक्षा से कानूनी पक्ष मजबूत हो जाता है, लेकिन संस्कार से, नैतिकता से देश और अच्छे ढंग से चलता है, समाज और अच्छे ढंग से चलता है। नैतिकता, संस्कार देने वाली व्यवस्थाएं आज कोलैप्स हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। हमारा अपना मानना है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो डॉक्टर इंजीनियर बनाने के साथ साथ उसके पैरेलल संस्कार और नैतिकता गढ़ने वाली पाठ्यक्रमों को भी लागू किया जाए। सर हम आपके सारे सवालों से संतुष्ट हैं। आपको इतना सर अनुभव है, और सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो विद्यार्थी जीवन है वो कैसे बीता? क्योंकि आज आप इस मुकाम पर हैं, और मतलब आपकी जो कक्षा में जो क्लासेस चलती होंगी 100 की संख्या में चलती होगी। आप 100 मतलब 100 बच्चों को आप पढ़ा ले जाते हो, और लोगों का आपने तकदीर भी बदल दिया, ऐसा सुनने में आता है। तो विद्यार्थी जीवन को अपने आप बताइए, ताकि वो विद्यार्थी आपकी जो जीवन है वो अपने जीवन में उतारें। शंभुनाथ जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न किए मुझसे, क्योंकि ये मेरा एक मेरे जीवन से जुड़ा हुआ ये सब इमोशनल इशू है। मैं पारिवारिक दृष्टि से बड़ा कमजोर पृष्ठभूमि का रहा हूँ, जी, जी। और शिक्षा के प्रति जो ललक पैदा हुआ, मेरे ग्रैंडफादर थे, हमारे दादाजी थे, उनकी वजह से हमारे अंदर शिक्षा के प्रति ललक पैदा हुआ। और हमारी माताजी शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थीं। यद्यपि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता था, उनका बहुत बड़ा योगदान है। पिताजी का भी योगदान है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब हम शिक्षा के मूल्य को समझे कि हम अपने घर परिवार की गरीबी को, समस्याओं को शिक्षा के माध्यम से हम काट सकते हैं, तो फिर हम जुट गए और बहुत संघर्ष झेले हैं। अब ये आप समझ जाइए कि एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। बस्ती हमारे घर से 30 किलोमीटर है, और 30 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन मैं ग्रेजुएशन जो है अप एंड डाउन करके किया करता था साइकिल से। सुबह 9:20 पे मैं केडीसी में पहुंच जाता था, और पूरे 3 साल के दरमियान बमुश्किल मुझे लगता है 3-4 पीरियड मेरा छूटा होगा। तो लगन था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन लक्ष्य नहीं था कि मैं क्या बनूंगा, क्या करूंगा। मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि मुझे क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए। बस ये था, बाबा हमारे कहते थे, हमारी माता जी कहती थी कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया, तब मुझे लगा यार नौकरी भी करना चाहिए।
तब नौकरी के प्रति ललक पैदा हुआ, तो थोड़ा-सा यूपीएससी के बारे में सुना, यूपीएससी में जाने की इच्छा हुई, फिर इलाहाबाद गया और जो है इलाहाबाद रहा 17-18 महीने, तो वहाँ देखा कि वहाँ जो है ज़्यादा खर्चा है, तो फिर मैं इधर प्रवक्ता की तरफ सुना था कि बिना बीएड किए हुए प्रवक्ता बना जा सकता है अगर तैयारी किया जाए किसी एक विषय का। हमको ये रास्ता सरल लगा, इसी रास्ते पे हम चले। 18-20 महीना थोड़ा समझ जाइए कि तपस्या किया एक तरह से। मैं सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं देखा हूँ 18-20 महीने में। रात को 8 बजे सब्जी लेने केवल निकलता था और उसके बाद फिर कमरे में पैक हो जाता था। आसपास के बच्चे मुझे नहीं पहचानते थे और ना आसपास के बच्चे मुझसे कोई रिलेशन रखते थे। बाद में मुझे चिढ़ाने भी लगे थे कि तो पागल आदमी है, लेकिन जब मेरा परिणाम निकला तब लोग मुझसे हैंडशेक करने लगे। सफलताओं को हर लोग सम्मान करते हैं, तब मास्टर साहब लोग कहने लगे, कमेंट में कहने लगे, लेकिन जब परिणाम निकला, लोग जाने कि हाँ इनका प्रवक्ता में चयन अंतिम रूप से हो गया है, तो मुझे भी अच्छा लगा और लोग भी मुझे दूसरे ढंग से देखने लगे। तो शिक्षा का जो वैल्यू है यही मैं बताया कि अगर आप चाहें तो अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का परिदृश्य बदल सकते हैं आर्थिक दृष्टि से, लेकिन अगर उस शिक्षा में थोड़ा सा नैतिकता और संस्कार हो जो विद्या के माध्यम से मिलता है, ऐसा हमारा अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में इस पाठ्यक्रमों में इन चीज़ों को डाला जाएगा, तो केवल आप आर्थिक परिदृश्य नहीं बदल देंगे, समाज का परिदृश्य बदल देंगे। आज जो समाज को आवश्यकता है कि समाज में विशेष तरह का परिवर्तन हो, हार्मोनी हो, समरसता हो, वो शिक्षा और संस्कार दोनों के समन्वय से ही संभव हो सकता है। सर ये आज आपने बहुत अच्छी बातें बताई, मुझे भी कुछ सीख मिला। लेकिन सर ये ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, ऊर्जा आती है जब आपका मिशन होता है, लक्ष्य होता है, और जब आप अपने जीवन को पहचान जाते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर से ऊर्जा आती है। ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती है। मनुष्य के जीवन में ऊर्जा तो निजी तौर से उसके अंदर से ही आती है। हाँ, प्रेरणा बाहर से आप लेते हैं, किसी उदाहरण के माध्यम से, किसी संघर्ष गाथा के माध्यम से, महापुरुष के माध्यम से प्रेरणा आप बाहर से लेते हैं, लेकिन ऊर्जा तो अंदर से ही आपके उत्पन्न होती है। और उसके लिए कि वातावरण तैयार करना पड़ता है। आपको सादा जीवन, उच्च विचार पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे ही आप बाहरी जीवन में आडंबर में जुड़ जाते हैं तो फिर आपके विचार बनने बंद हो जाते हैं, और जब विचार बनने बंद हो गए तो आपकी ऊर्जा आने बंद हो जाएंगे। और बहुत सारे पढ़े लिखे को आप देखेंगे कि मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं, मूर्खों की तरह जिंदगी है, बदतर जिंदगी है, फांसी लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे अधिकारी, क्यों? क्योंकि उनके पास अंदर से इंट्यूशन का कोई सोर्स नहीं है। कि आजकल के बच्चे जैसे हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, मतलब इतने छोटे जो क्लास होते हैं उसमें फेल हो जाते तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं मीडिया में हूँ और तमाम ऐसे खबरें आते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? सुसाइड जो है एक अलग इशू है। सुसाइड जब भी व्यक्ति करता है अपने मूल्य को भूल जाता है, इसलिए वो सुसाइड करता है। व्यक्ति लक्ष्य छोटा रखता है, शिक्षा को क्या नाम है, जीवन बदलने का माध्यम मान लेता है, इस वजह से सुसाइड करता है। शिक्षा जीवन बदलने का शिक्षा को लक्ष्य बना लेता है, इस वजह से वो सुसाइड करता है। शिक्षा लक्ष्य नहीं है, शिक्षा माध्यम है। शिक्षा एक यंत्र है जो आपकी जीवन, आपकी दिशा को बदलने में सहयोग करेगा, लेकिन एकमात्र शिक्षा ही आपके जीवन को नहीं बदल सकता है। उसके लिए बहुत सारी चीजें आवश्यक हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसलिए हमारा सलाह यह है कि कभी भी शिक्षा को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, शिक्षा को यंत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। आप कभी भी फेल होने से, 10 बार फेल होइए, 20 बार फेल होइए, कभी भी फेल होने से आप आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है हमने सीखा है। शिक्षा से अगर आपने सीखा है तो निश्चित रूप से अंक के आधार पे, प्रमाण पत्र के आधार पे, अंक पत्र के आधार पे शिक्षा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मैं खुद कक्षा 10 में एक बार फेल हुआ हूं। मैं खुद कक्षा 10 में एक बार फेल हुआ और मैं बाबा के सामने अपने जा नहीं पा रहा था। मेरी माताजी मुझे गले लगा के रोने लगी, मैं भी रोने लगा, लेकिन उसके बाद फेल के बाद पास भी हुआ। फिर से आपने एग्जाम दिया? फिर एग्जाम दिया, फिर पास हुआ हाई स्कूल, और तब से ये क्रम अनवरत चलता रहा। और आपको मैं बता दूं कि कभी भी मैं टॉपर की लिस्ट में रहे, सामान्य हरदम रहा, लेकिन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा हरदम रही। लेखनी हमारी कमजोर रही, लिखने में हमारा स्पीड कम रहा, लेकिन जानकारी के प्रति हरदम अगाध आस्था रहा। एक एक चीजों को निचोड़ निचोड़ के मैं जानने की कोशिश करता था, पोस्टमार्टम करता था शब्दों का, वाक्यों का। सर वर्तमान पीढ़ी के जो शिक्षक हैं और छात्र हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? बातों का सिलसिला काफी जारी रहा, आपसे अच्छा भी लगा, दर्शक भी देख भी रहे हैं, और यही हमारा सर क्वेश्चन है।
देखिए शंभुनाथ जी, आप जो है आप अपने प्रश्नों में मुझे फंसा दिए। मैं शिक्षक को क्या संदेश दे सकता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। लेकिन आप अगर अपना प्रश्न रखे हैं तो जरूर मैं उस पे कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, शिक्षक जो है, शिक्षक पे समाज पे, शिक्षक के ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शिक्षक एक पेशा नहीं है, शिक्षक समाज निर्माण का एक धुरी है। वर्तमान में सबसे बड़ी शिक्षकों की जो दोष हमको दिखाई देती है कि वो अपने आप को नौकर समझ बैठे हैं। चंद पैसों के लिए वो नौकरी करते हैं। सब नहीं है ऐसा, कुछ लोग ऐसा हैं। अगर शिक्षक इस भावना को त्याग दे, पहले ऐसा नहीं था। पहले निर्माण के लिए, सेवा के लिए शिक्षक शिक्षण कार्य किया जाता था। वर्तमान में ये स्थिति हो गई है कि वो नौकरी के लिए, एक अच्छे रकम के लिए वो इस पेशे को चुनते हैं। जैसे ही ये भावना हम शिक्षक के अंदर आती है, तैसे ही शिक्षक का जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाता है। इसीलिए शिक्षक अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षक का उद्देश्य है बच्चे का निर्माण करना। पैसा कितना मिल रहा है, संसाधन कितना मिल रहा है, उसके ऊपर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक क्या कर रहा है, आज उन लोगों की तरह चल रहा है, हाई फाई, बूटेड सूटेड, वेल अप टू डेटेड। उससे हट करके थोड़ा सा शिक्षक को सोचना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार। विचार कैसे पैदा होगा, जब सादा जिंदगी रहेगी। आप 10,000 का जूता पहनेंगे, 20,000 का जूता पहनेंगे तो पूरा दिमाग वहीं लगा रहेगा। 50,000 का सूट पहनेंगे, 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी लेकर के चलेंगे, पूरा दिमाग उसी में लगा रहेगा कि हमको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हमारे इस आर्थिक वैल्यू को लोग मूल्यांकित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहीं आपका विचार उठना बंद हो जाता है, और जैसे ही विचार उठना बंद हो जाता है, शिक्षक की हत्या हो जाती है, उसके अंदर का शिक्षक मर जाता है। बच्चे अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, बच्चे का निर्माण नहीं हो पाएगा। हमारे एक एक गतिविधियों का अवलोकन करता है बच्चा। इसलिए शिक्षक का जो पेशा है, उस दुनिया में उसका कोई जोड़ नहीं है। शिक्षक को अपने मूल्य को समझना चाहिए। राष्ट्र निर्माण की इकाई है। कहा है किसी ने कि अध्यापक है युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो शिक्षक जो है युग निर्माण की दृष्टि से काम करे, भारत निर्माण की दृष्टि से, समाज निर्माण की दृष्टि से काम करे। काम होता चला जाएगा, पैसा तो मिलेगा ही, सम्मान तो मिलेगा ही। लेकिन दुर्भाग्य ऐसी बात कह रही बात छात्रों की, तो छात्रों के लिए हमारा यही संदेश है, कभी भी पैसे के लिए मत पढ़िएगा, निर्माण के लिए पढ़िएगा। आप पढ़िएगा। लेकिन जब पैसा आएगा तभी तो पढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत ही महंगा हो गया है सर। जी, उस बात को तो मैं खुद ही कह दिया, मैं उस बात को कहा। लेकिन अगर आपके अंदर ललक शिक्षा के प्रति पैदा हो रहा है तो कभी पैसा आड़े नहीं आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, विषम परिस्थितियों में भी लोग अपनी शिक्षा और शिक्षा अर्जन का काम किए हैं। विषम परिस्थितियों में आज भी आप कर सकते हैं। आज तो और सरल हो गया है, तमाम सारे प्लेटफॉर्म और मीडिया तैयार हो गए हैं। आप कमरे के अंदर बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन बिना कमरे के अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकते, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान बहुत ही मुश्किल है। रास्ता वही बता सकता है। बिल्कुल, वो उसमें दो राय नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा। छात्रों के लिए विशेष रूप से मुझे कहना कि आप चुनिए कि आपके पास पड़ोस में कौन ऐसे लोग हैं जो आपको मानसिक सहयोग दे सकते हैं। आर्थिक सहयोग की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में शिक्षा से अपने जीवन को बदलना है, कभी आर्थिक तंगी आपके जीवन में आड़े नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि तमाम सारे प्लेटफॉर्म हैं, तमाम सारे सहयोगी लोग हैं जो आपको सहयोग कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि आप माता पिता को, जो गार्जियन है, उनको आप क्या संदेश देंगे? वो भी काफी तनाव में रहते हैं, बच्चों को लेकर काफी सीरियस देखा जा रहा है आज के दौर में। शंभुनाथ जी, एक विशेष मुद्दा है जो आप कह रहे हैं। देखिए, शिक्षा शिक्षा जो है, अगर देखा जाए तो शिक्षक और शिक्षार्थी दो के बीच का इशू होता है, लेकिन एक तीसरा इशू वर्तमान में माँ बाप का भी है, पेरेंट्स का भी है, गार्जियन का भी है। वास्तव में तनाव में रहते हैं। मुझे माँ बाप और उनके बच्चों के गार्जियन से केवल यही इतना संदेश देना है कि आप बच्चे के हॉबी को तलाशिए, बच्चे के रुचि के हिसाब से उसको क्षेत्रों में पुश करने की कोशिश कीजिए। अपनी इच्छाओं को बच्चों पे मत थोपिए। जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं आईएएस बनना चाह रहा था, मैं आईएएस नहीं बन पाया। अब मैं चाहूं कि नहीं, मेरी असफलता मैं अपने बच्चों में देखूं, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि मैं आईएएस नहीं बन पाया, मेरा बच्चा आईएएस बनेगा। मैं क्या नाम है, नेता नहीं बन पाया,
फेल हो गया, एमपी एमएलए नहीं बन पाया, मेरा बेटा बने। जब आप थोपने लगते हैं तो उसकी जो नैसर्गिकता है, नेचुरल उसकी रुझान है, वो डेड हो जाती है। तो वो न इसमें होता है न उसमें होता है। एक कहानी है कि गए मियाँ रहीमन, ने मन न वह मन, किसी में नहीं होता है वो। इसलिए उसकी नैसर्गिकता के हिसाब से उसको आगे बढ़ाएं। एक विशेष सुझाव ये है कि कभी भी बच्चे को केवल डॉक्टर इंजीनियर न बनाएं, पैसे वाला ना बनाए। प्रारंभ से, आज का दोष है कि प्रारंभ से ही बच्चों के अंदर वो धारणा पैदा किया जाता है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अधिकारी बनो, ये बनो, वो बनो। ये नहीं, क्या है उसके अंदर, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। और मेरा विशेष सुझाव तो ये है कि एक माँ बाप को एक अच्छा बेटी और बेटा चाहिए, इस संस्कारवान बेटी और बेटा चाहिए। 50 लाख रुपया महीना बेटा कमाए, अमेरिका में पढ़ा हो और उसके अंदर संस्कार नहीं है, तो बताइए उस बेटी बेटा को पढ़ाने का क्या मूल्य है। तो मैं ये चाहूंगा कि शिक्षा भी दीजिए, संस्कार भी दीजिए बच्चे को, जिससे आपका जीवन बेहतर हो, बच्चे का जीवन बेहतर हो, समाज का निर्माण उसी से होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम डॉक्टर कलाम नहीं बनाना चाहते हैं, हम भगत सिंह और गांधी अंबेडकर नहीं बनाना चाहते हैं, हम बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज के गार्जियन और पेरेंट्स के सोच का। हम चाहते हैं कि देश में क्रांतिकारी पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, कलाम साहब पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना पैदा हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। परिवर्तन पड़ोसी का बेटा करेगा और पैसा मेरा बेटा कमाएगा, मेरी संतानें कमाएंगी। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसी सोच से गार्जियन को, माँ बाप को बचने की आवश्यकता है, जिससे अंतिम समय में उनको संस्कारवान बेटा एक गिलास पानी प्यार से दे सके। तो दर्शकों, आपने सुना ढेर सारी बातें, सवालों का सवाल जवाब हमारा जारी रहा और आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए, और आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक